अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द फ्यूचर कॉलेज। आज हम करेंगे वेव्स के कंसेप्चुअल क्वेश्चंस। प्रोग्रेसिव वेव और स्टेशनरी वेव में क्या डिफरेंस है? प्रोग्रेसिव वेव एक एडवांसिंग वेव होती है जो मूव करती है मीडियम में कंटिन्यूसली विद फाइनाइट वेलोसिटी, और स्टेशनरी वेव में कोई इन्वर्समेंट नहीं होती इन दैट डायरेक्शन। प्रोग्रेसिव वेव प्रोड्यूस होती है वाइब्रेशन की वजह से, और स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस होती है जब दो आइडेंटिकल वेव इक्वल फ्रीक्वेंसी की अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही हों और सुपरपोज करें ईच अदर को। दो वेव्स हैं, आपस में ट्रैवल कर रही हैं, सुपर वेव कर रही हो रही हैं, और एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करके एक स्टेशनरी वेव बना रही है। प्रेसिस वेव मीडियम में मूव करती है और एनर्जी ट्रांसफर करती है सोर्स से अवे की तरफ। स्टेशनरी वेव क्योंकि मूव ही नहीं करती इसलिए वो एनर्जी भी ट्रांसफर नहीं करती। प्रोग्रेसिव वेव में जो डिस्टेंस होता है क्रस्ट और ट्रफ के दरमियान वो इक्वल होता है, और ये लैम्डा के इक्वल होता है। और स्टेशनरी वेव हमारे नोड्स और एंटी नोड्स होते हैं, और नोड्स और एंटी नोड के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो लैम्डा बाई 2 के इक्वल होता है। प्रोग्रेसिव वे में जो डिस्टेंस होता है दो क्रस्ट या दो ट्रफ के दरमियान वो लैम्डा के इक्वल होता है, यानी कि एक क्रस्ट से लेकर दूसरी क्रस्ट तक डिस्टेंस जो होगा वो लैम्डा के इक्वल होगा, या एक ट्रफ से दूसरी ट्रफ तक जो डिस्टेंस होगा वो भी लैम्डा वेवलेंथ के इक्वल होगा। और स्टेशनरी वेव में जो डिस्टेंस होता है किसी भी दो नोड्स या दो एंटी नोड्स के दरमियान वो लैम्डा बाई 2 के इक्वल होता है। देखिए ये एक नोड है, ये भी एक नोड है, इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो लैम्डा बाई 2 के इक्वल होगा। ये एंटी नोड है, ये एंटी नोड है, इनके दरमियान जो भी डिस्टेंस होगा वो भी लैम्डा बाई 2 के इक्वल होगा। प्रोग्रेसिव वे में जो एम्पलीट्यूड होता है ऑफ एनी टू पार्टिकल विच आर इन फेस वो सेम होता है, और स्टेशनरी वे में एम्पलीट्यूड ऑफ पार्टिकल बिटवीन सक्सेसिव नोड्स एंड एंटी नोड ये मुख्तलिफ होता है। तो प्रोग्रेसिव वेव में एम्पलीट्यूड सेम होता है और फेस डिफरेंट होता है, लेकिन स्टेशनरी वे में डिफरेंट एंटी नोड पे मैक्सिमम और नोड पे मिनिमम होता है। ये देखिए नोड पे इसका एम्पलीट्यूड मिनिमम है, अप्रॉक्सीमेटली 0 है, और एंटी नोड पे इसका एम्पलीट्यूड यहाँ मैक्सिमम है, ये हम ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ पे मैक्सिमम है। अगर फेस देखा जाए तो इन फेस बिटवीन नोड्स, आउट ऑफ फेस इन एडजेसेंट नोड्स। तो ऐसी वेव जो ट्रांसमिट करे एनर्जी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ बगैर मीडियम को ट्रांसफर किए हुए उसे हम प्रोग्रेसिव वेव कहते हैं। और ऐसी वेव जो एनर्जी ट्रांसफर नहीं करती उसको हम स्टेशनरी या स्टैटिक वेव कहते हैं। नेक्स्ट बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसफर वेव में डिफरेंस। लॉन्गिट्यूडनल वो होती है जिसमें मोशन ऑफ द पार्टिकल और मीडियम ये पैरेलल होता है डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेशन। अगर यानी कि मोशन अगर इसी डायरेक्शन में है तो प्रोपोगेशन भी इसी डायरेक्शन में हो तो इसे हम कहेंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव। लेकिन ट्रांसफर वेव में मोशन ऑफ द पार्टिकल और मीडियम परपेंडिकुलर होते हैं डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेशन, यानी पार्टिकल्स परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में या फिर नीचे की तरफ वाइब्रेट कर रहे हैं, और प्रोपोगेशन है वो आगे की तरफ जा रही है, तो दोनों के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का बन रहा है। लॉन्गिट्यूडल वे में कंप्रेशन रीजन होता है जहाँ पे पार्टिकल्स करीब होते हैं, और रेयर फ्रैक्चर रीजन होता है जहाँ पे पार्टिकल बहुत ही दूर होते हैं। ट्रांसफर वे में क्रस्ट होती है, जो सबसे टॉप पॉइंट है ये हमारा क्रस्ट है, ये हमारा क्रस्ट है, और ट्रफ होती है, बॉटम पॉइंट हमारा ट्रफ है, ये देख सकते हैं। लॉन्गिट्यूड में जो पार्टिकल ऑफ द मीडियम होते हैं वाइब्रेट करते हैं पैरेलल डायरेक्शन टू द प्रोपोगेशन, तो इसके परपेंडिकुलर वाइब्रेट करते हैं परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेशन। लॉन्गिट्यूडल वेव प्रोड्यूस होती है सॉलिड में, लिक्विड में, गैसेज में, और ट्रांसफर वेव भी सॉलिड में प्रोड्यूस होती है। फ्लूइड में सरफेस टेंशन की वजह से ट्रांसफर वेव थोड़ी हद तक प्रोड्यूस हो सकती है। लॉन्गिट्यूडल वेव को हम पोलराइज नहीं कर सकते, लेकिन ट्रांसफर वेव को हम पोलराइज कर सकते हैं। बीट कैसे यूजफुल होती है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को ट्यून करने के लिए? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को ट्यून करने के लिए किसी हाई फ्रिक्वेंसी पे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को और जो दूसरा हमारा स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट है उन दोनों को साउंड करते हैं टुगेदर विद एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ नॉन फ्रिक्वेंसी। तो जितनी भी बीट्स प्रोड्यूस होंगी पर सेकेंड ये इक्वल होगा डिफरेंस ऑफ देयर फ्रिक्वेंसीज ऑफ टू बॉडीज। किसी भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को ट्यून करने के लिए रिक्वायर्ड फ्रिक्वेंसी पे इनको इकट्ठे साउंडेड टुगेदर किया जाता है विद इंस्ट्रूमेंट ऑफ नॉन फ्रिक्वेंसी सेम डेफिनेशन, और जितनी बीट्स पैदा होंगी वो आपको बताएगा कि डिफरेंस ऑफ फ्रिक्वेंसी हमारी नॉन इंस्ट्रूमेंट और ट्यून इंस्ट्रूमेंट में कितना फर्क है। तो फ्रीक्वेंसी अनट्यून इंस्ट्रूमेंट को एडजस्ट करेंगे टिल द नंबर ऑफ बीट्स जीरो। जब तक बीट जीरो नहीं होती जाएगी हम अनट्यून इंस्ट्रूमेंट को ट्यून करते जाएंगे। जब बीट जीरो हो जाएगी इसका मतलब इसकी ट्यूनिंग हो गई है। जब बीट जीरो हो जाएंगी तो एट द स्टेज इंस्ट्रूमेंट विल हैव द सेम फ्रीक्वेंसी, दस द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सेट टू बी ट्यून। जब दो वेव ट्रेवल कर रही होती हैं अपोजिट डायरेक्शन में तो कंप्लीटली कैंसिल कर देती हैं एक दूसरे को, तो उनकी एनर्जी जो पॉसेज होती है उसके साथ क्या होता है, व्हाट हैपन टू द एनर्जी पॉसेज बाय द वेव। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑलवेज अबे होता है। जब पार्टिकल अपनी स्ट्रीम पोजीशन पे होते हैं, ये स्ट्रीम पोजीशन, ये स्ट्रीम पोजीशन, तो उनकी तमाम की तमाम एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी होती है। जब वाट एवर स्ट्रिंग आर देयर मीन पोजीशन, जैसे ये सेंटर लाइन के करीब जो पोजीशन है ये मीन पोजीशन पे होती है, तो यहाँ पे तमाम उनकी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी होती है। और जब ये दो वेव जिनका लैम्डा बाई 2 का डिफरेंस है एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं इन द सेंस ऑफ हैविंग अपोजिट स्ट्रिंग डिस्प्लेसमेंट, दे हैव द सेम स्ट्रिंग वेलोसिटीज, उनकी वेलोसिटी सेम है,
तो एक दूसरे को कैंसिल कर रही हैं, तो उनका जो एम्पलीट्यूड है ये एक्चुअल में जीरो हो रहा होता है। तो एक्चुअल में उनकी जो पोटेंशियल एनर्जी है, क्योंकि स्ट्रीम पॉइंट पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रही होती है, और ये ऑल द कनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर रही होती है। तमाम पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है? कनेटिक एनर्जी में। तो जब वो एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं, तो ईच विल ट्रेवल अलोंग द स्प्रिंग इन इट्स ओन डायरेक्शन, वो मेंटेन करती हैं इट्स इनिशियल एनर्जी, वो तमाम अपनी इनिशियल कनेक्टिव एनर्जी मेंटेन करती हैं, और जितनी भी पोटेंशियल एनर्जी है वो ट्रांसफर हो जाती है उनकी कनेक्टिव एनर्जी में। तो कोई भी एनर्जी लॉस नहीं होती, बस वो पोटेंशियल एनर्जी से कनेटिक एनर्जी में तब्दील हो जाती है। वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग में हम नोड और एंटी नोड की पोजीशन को कैसे लोकेट कर सकते हैं? जब दो प्लेयर वेव जिनका सेम एम्पलीट्यूड हो, सेम फ्रिक्वेंसी हो, ट्रैवल कर रहे हों सेम स्पीड में इन अपोजिट डायरेक्शन अलोंग द लाइन, और सुपर इम्पोज होंगे, तो वेव ऑब्टेन जो होगी उससे उसे हम स्टेशनरी वेव या स्टैंडिंग वेव कहेंगे। तो स्प्रिंग में ऐसे पॉइंट जो वाइब्रेट नहीं कर रहे होते, कोई वाइब्रेशन नहीं हो रही थी, नो वाइब्रेशन, उनको हम नोड्स कहते हैं। और ऐसे पॉइंट जहाँ पे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हो या मैक्सिमम वाइब्रेशन हो, देखें, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड यहाँ पे या मैक्सिमम वाइब्रेशन, उनको हम एंटी नोड कहते हैं। इस तरह हम उनकी शेप दे के ईजिली लोकेट कर सकते हैं। क्या ये पॉसिबल है कि कोई चीज़ ट्रांसफरली वाइब्रेट कर रही हो और साउंड वेव प्रोड्यूस करे? यस, ये पॉसिबल है कि वो ट्रांसफरली वाइब्रेट करके साउंड वेव प्रोड्यूस करे, क्योंकि जब भी ऑब्जेक्ट ट्रांसफर वाइब्रेट करते हैं, इट डज वर्क ऑन सराउंडिंग मीडियम एयर, प्रोड्यूसिंग कंप्रेशन एंड रेफेक्शन। यहाँ पे देखें, ये ड्रम है, तो ये ट्रांसफरली वाइब्रेट कर रहा है। इसका ड्रम कभी ऊपर की तरफ जा रहा है और कभी प्रेस होने पे ऐसे नीचे की तरफ जा रहा है, अपनी सेंटर लाइन से हट के, कभी ऊपर कभी नीचे। तो इसकी वाइब्रेशन से प्रोड्यूस हो रही है एयर में कंप्रेशन और रेयरफेक्शन। ये कंप्रेशन और रेयरफेक्शन इनकी सेम फ्रिक्वेंसी होगी एज सेम एज सोर्स फ्रिक्वेंसी। जितनी इसकी फ्रिक्वेंसी है, यहाँ पे जो कंप्रेशन और यहाँ पे जो रेयरफेक्शन प्रोड्यूस हुआ है, उनकी भी वही फ्रिक्वेंसी होगी। अगर ये फ्रिक्वेंसी 20 से 20,000 हर्ट्ज हो तो इसे हम सुन भी सकते हैं। जैसे एक स्ट्रिंग या ड्रमिंग इंस्ट्रूमेंट जब प्ले करते हैं, प्रोड्यूस करता है ट्रांसफर वेव, एंड द एनर्जी फ्रॉम दिस वाइब्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट ये ट्रैवल करती है थ्रू एयर इन द फॉर्म ऑफ साउंड। और जो साउंड होती है वो हमारी जो प्रोड्यूस हुई है, ये हमारी लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है इन नेचर। साउंड जो होती है ये सॉलिड में फास्टर क्यों ट्रैवल करती है गैसेस के मुकाबले में? क्योंकि साउंड की स्पीड का फार्मूला होता है अंडर रूट इलास्टिसिटी ओवर डेंसिटी। जैसे हम जानते हैं कि डेंसिटी सॉलिड की बेशक ज़्यादा होती है गैसेस की डेंसिटी से, लेकिन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सॉलिड ये मच ग्रेटर होती है देन गैसेस। अगर हम फार्मूला की मदद समझें, तो डेंसिटी तो ज़्यादा होती है सॉलिड्स की, जिसकी वजह से वेलोसिटी को कम होना चाहिए, लेकिन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी सॉलिड्स की बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा होती है, जिससे वेलोसिटी की ज़्यादा हो जाती है। क्योंकि मालिक्यूल जो होते हैं सॉलिड के, ये बहुत क्लोज होते हैं गैसेस के मुकाबले में, और तो ये रिस्पॉन्स बहुत क्विकली करते हैं, जिसकी वजह से साउंड फास्टर ट्रैवल करती है सॉलिड में गैसेस के मुकाबले में। क्यों स्पीड ऑफ साउंड तब्दील होती है गैसेस की जैसे ही टेम्परेचर को चेंज करें? जैसे हम जानते हैं कि स्पीड ऑफ साउंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर रूट ऑफ द टेम्परेचर। इसका मतलब है जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ही स्पीड ऑफ साउंड ज़्यादा होगी। इसका फार्मूला ये भी होता है वेलोसिटी इज इक्वल टू 332 प्लस 0.161 टी इन सेंटीग्रेड। ये फार्मूला शो करता है कि ईच राइज ऑफ डिग्री सेंटीग्रेड, हर 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज करने से स्पीड ऑफ साउंड जो है 0.61 मीटर पर सेकेंड इंक्रीज हो जाएगी। 0 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर जितना टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, उतनी ही स्पीड 0.61 मीटर पर सेकेंड इंक्रीज हो जाएगी। मालिक्यूल हाई टेम्परेचर की ज़्यादा एनर्जी होती है, that they can vibrate faster. Since molecule vibrate faster, sound wave can travel more quickly. ज़्यादा टेम्परेचर की ज़्यादा एनर्जी है, मालिक्यूल ज़्यादा तेज़ी से फास्टर करेंगे, इसलिए साउंड ज़्यादा तेज़ी से ट्रैवल करेगी। क्या एस्ट्रोनॉट के लिए पॉसिबल है कि वो स्पेस में है, अपना हेलमेट उतार भी दें, तो क्या एक दूसरे से डायरेक्टली वो कम्युनिकेट कर सकते हैं? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। वो डायरेक्टली एक दूसरे से कम्युनिकेट स्पेस में नहीं कर सके, बिकॉज साउंड वेव एक लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव है। इसको मटीरियल मीडियम, इसको मीडियम की ज़रूरत है, और स्पेस में तो कोई मीडियम है ही नहीं है जिसमें वो साउंड वेव प्रोपोगेट कर सके। एज देयर इज नो मीडियम बिटवीन टू एस्ट्रोनॉट, सो दे कैन नॉट टॉक डायरेक्टली टू ईच अदर। तो स्पेस में अगर एस्ट्रोनॉट अपने हेलमेट उतार देंगे तो एक दूसरे से बात नहीं कर सकते, बल्कि वो प्रेशर ना होने की वजह से उनकी डेथ भी हो सकती है। एक कंसेप्चुअल न्यूमेरिकल कि एस्टिमेट करें फ्रिक्वेंसी एट विच टेस्ट ट्यूब, जिसकी 25 सेंटीमीटर लॉन्ग है, रेजोनेट कर रही है व्हेन यू ब्लो क्रॉस द लिप। तो स्पीड ऑफ साउंड हमें मालूम है 332 मीटर पर सेकंड है, लेंथ 15 सेंटीमीटर है, इसे 100 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 0.15 मीटर। फ्रिक्वेंसी हमने फाइंड करनी है। टेस्ट ट्यूब वन एंड क्लोज हो तो इसकी फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी का फार्मूला होता है एन वी ओवर 4 एल, और एन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो फर्स्ट रेजोनेंस के लिए F1 होगा, तो एन की जगह 1 लगा देंगे। वी 332 4 और लेंथ हमें दी हुई है 0.15 मीटर, तो फर्स्ट रेजोनेंस हो जाएगी 567 हर्ट्स पे। फिर एन की वैल्यू हम 3 लगा देंगे, क्योंकि 1
एन क्लोज है तो इसके एन की वैल्यू 135 और इंटीग्रल मल्टीपल होते हैं। जब 3 लगा देंगे इसी फार्मूले में तो हमारे पास सेकंड रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी आ जाएगी 1701 हर्ट्ज। थैंक यू माय फ्रेंड्स।